I am happy to felicitate Sonka Kumari, who has got AII rank 261. And very unique thing about her is that she has proved herself that if you work patiently, you will get your goal. She never asserted that I will come in IS, but she always asserted that yes sir, I will perform well, and she worked constantly. I used to say her, you are a kachua, tortoise, and in the race that you have studied in a story, the story of tortoise and hare, खरगोश और कछुए की कहानी की रेस में कछुआ निरंतर स्लो एंड स्टेडी चलते चला गया एंड ही वॉन द रेस. उसी तरह से आई यूज टू से दैट तुम कछुआ हो और तुम IAS में आ जाओगी, क्योंकि कभी इसमें हमने हबड़ाहट नहीं देखा, कभी हमने इसमें ये चीज़ नहीं देखा कि हमको ये करना है और बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशानी. शी वर्क वेरी पेशेंटली एंड कॉन्स्टेंटली, एंड नाउ आई थिंक शी विल कम इन IAS and serve the people. Though he is a IITian, he has done MTech from IIT Delhi and internship from Germany. But when I ask her why you are coming to why do one become IAS, she tells that sir, I have a desire to serve the people, and so I like to. And she has no any ego problem. Even she appeared in BPSC, Bihar Public Service Commission. Though her goal is to come in IAS, but she has no any problem. On the request of parents, on the advice of parents, she also appeared in BPSC. Bihar is her home state, so she also appeared in BPSC, and thereafter she continued preparation for IAS. First she got a 610 rank AIR 610 and got Danish service, and now this year she got 261 rank. Hoping she will do well in her career, and hoping that I felicitate her. Thanks. Okay. चलो बोलो तुम, ये से बोलो, रखे हैं, लो इसको रख लो. गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट अटेम्प्ट है सबका? ओके, विद एंथ्रोपोलॉजी. ओके ओके, कैसा लग रहा है फिर एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट? हाँ सर के साथ कैसा लग रहा है पढ़ के? है ना? ओके, सो सब्जेक्ट तो एंथ्रोपोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब ऑन है ना सर? सो एज अ सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. मैंने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने से पहले एक बुक पढ़ी थी, सेपियंस, रिटन बाय युवल नोआ हरारी. सो ऑल्दो मैंने एंथ्रो चूज़ कर लिया था पर पढ़ा नहीं था, तो उसके पहले मैंने वो बुक पढ़ी एंड देन आई रियलाइज़ कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इट हैज़ लॉट ऑफ ओवरलैप्स विद GS. तो आई थिंक मेरा 4th मेंस था, इसलिए मैं इतने टाइम तक सस्टेन कर सकी. आई होप इतने मेंस किसी को ना देने पड़े यहाँ पे, बट जस्ट टेलिंग यू कि सब्जेक्ट इज़ वेरी गुड एंड इट्स स्कोरिंग ऑल्सो. पहले और ज़्यादा स्कोरिंग था, अब थोड़ा सैचुरेट शायद हो रहा है, लेकिन स्टिल इट्स डूइंग वेरी वेल. इफ़ यू डू वेल यू विल गेट गुड स्कोर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है. और मेरी जर्नी जो है, मैंने फर्स्ट मेंस 2018 में दिया था.
उस टाइम पे जब मैंने मेंस दिया मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी ही था, लेकिन तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझसे आंसर नहीं लिखा जा रहा है। आई रेड थिंग्स, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली थी, कोचिंग का भी एक मटेरियल था हैदराबाद बेस्ड कोचिंग का, ऑनलाइन किया था मैंने उनसे, लेकिन somehow when I went to write the answers I could not write the answers during mains। और इनफैक्ट एग्ज़ाम हॉल में ही मुझे ऐसा लग गया था कि मुझे एक बार फिर देना पड़ जाएगा, उस टाइम मुझे पता चल गया था। देन क्योंकि मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था, तो सेकेंड अटैम्प्ट के बाद और फर्स्ट मेंस था, सेकेंड अटैम्प्ट था, मैंने ये बीपीएससी का भी फॉर्म भर दिया था उस साल। मेरे ख्याल से सबके पास एक बैकअप होना चाहिए, स्पेशली आफ्टर फर्स्ट अटैम्प्ट। फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद थोड़ा स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है आपको, और अगर एक करियर बैकअप हो तो वो स्ट्रेस कम हो जाता है। तो मैंने बीपीएससी भर दिया था, उसमें भी एंथ्रोपोलॉजी ही लिया था, और उसके लिए फिर मैं कोचिंग देखने लगी, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि जीएस तो ठीक है, बट एंथ्रोपोलॉजी में आई नीड समवन जो मेरी हेल्प कर सके आंसर लिखने में। नॉलेज थोड़ा बहुत जितना भी था, बट उसको आंसर में लिखना वो नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए फिर मैंने सर का एडवर्टीज़मेंट देखा और सर को अप्रोच किया। तो बीपीएससी के जो क्लास है वो मैंने लगाया था, वो चला 1 महीना, 1-1.25 महीने में ख़त्म हो गया। और उसके बाद बीपीएससी का मेंस देने के बाद फिर से मैंने कंटिन्यू किया कुछ क्लासेस सर के साथ फॉर यूपीएससी मेंस सेम ईयर 2019। सो देन बिकॉज ऑफ सर्स हेल्प आई कुड स्कोर वेल इन 2019 मेंस। आई गॉट 274 विच वॉज गुड स्कोर। एंड इसमें सर का ये जो स्पेशलिटी मुझे लगा, दैट वाज दैट कि ही टॉट मी हाउ टू सी एंथ्रोपोलॉजी इन डेली लाइफ। सर आप लोग की भी क्लास में शायद आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि वो बताते हैं कुछ डेली के एग्जांपल्स लेकर के कि एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को कैसे देख सकते हो। वो बहुत हेल्प करता है व्हेन यू गो एंड राइट आंसर्स। वो बहुत हेल्प करता है व्हेन यू फिल्टर आउट थिंग्स फ्रॉम न्यूज़पेपर व्हाट इज़ यूजफुल फॉर एंथ्रोपोलॉजी। हमें जीएस का तो पता रहता है कि GS 1 के लिए वी सी एन आर्टिकल, हमें पता है कि ये एडिटोरियल है, ये आर्टिकल है, ये GS 1 में या 2 में 3 में 4 में कहाँ फिट होता है। एंथ्रोपोलॉजी में हम ये चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप न्यूज़पेपर से भी वो एक एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखें और अपने जो भी आपके नोट्स हैं उसमें नोट करते जाएँ। फिर एक इंटरलिंकेज वाली जो बात होती है वो भी सर के कोचिंग में एक यूनिक चीज़ मुझे देखने को मिली कि इंटरलिंकेजेस बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2 वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पेपर 2 और पेपर 1 को, आप लोग का मुझे नहीं पता, लेकिन फर्स्ट मेन से मैं उसको इंडिपेंडेंटली देखती थी। पेपर 1 अलग है, पेपर 2 अलग है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। पेपर 1 को आप पेपर 2 के साथ लिंक करके देखिए। उसमें क्या होगा कि आपके पास एग्जाम्पल्स की कमी नहीं होगी। दैट वे यू कैन यूटिलाइज योर लिमिटेड नॉलेज इन डिफरेंट क्वेश्चंस, और आपका आंसर भी एनरिच लगेगा। जो चेक करेगा उसको भी लगेगा कि यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, यू नो हाउ टू सी थिंग्स इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, इन अ होलिस्टिक मैनर। तो एक वो इंटरलिंकेज वाली बात और डेली लाइफ वाली बात, ये दो बहुत ही यूनिक चीज़ है जो आपको आई थिंक हर कोचिंग में नहीं देखने को मिलता है। मोस्टली मैंने देखा है कोचिंग में थ्योरी, इट्स मोर देन अंडरस्टैंडिंग, इट्स अबाउट कॉन्सेप्ट्स। तो आपको इधर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, तो मुझे उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ। और सर का ऐसा है कि इवन बिफोर मेंस एंड आफ्टर मेंस वो आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। कोविड के टाइम सर का कोचिंग जैसे बंद था, तो उस टाइम पे फ़ोन पे भी मेरा वैल्यूएशन हुआ था। मैंने पेपर लिख करके स्कैन करके सर को भेजा, एंड देन फ़ोन पे उन्होंने मुझे पूरा पेपर चेक करके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन फीडबैक दिया था इन 2020 मेंस। और इवन इंटरव्यू में भी सर ने हेल्प किया था। सर के कुछ फ्रेंड्स हैं, वो आकर के मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करते थे यहाँ पे, तो मेरे 5 मॉक इंटरव्यूज़ यहीं पे हुए थे। तो 2020 में तो मेरा ऐसा था कि आई डिड नॉट नो हाउ टू स्पीक टू पीपल, सो दैट ऑल्सो हेल्प मी गेन कॉन्फिडेंस। तो ये है कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी रहता है कि यस, कि हाँ आपके लिए है कोई, इफ़ वो एक पर्सनल कनेक्ट जो बड़े कोचिंग में नहीं मिल पाता, 1-to-1 इंटरेक्शन, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा यहाँ से। फाइनली मुझे जो सर्विस चाहिए थी वो तो मुझे मिल गई। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू सर कि उन्होंने अभी तक जो भी गाइडेंस है वो मुझे दिया और आगे भी देते रहेंगे वैसे। सो एंड
दिस वाज माय एक्सपीरियंस हियर. बाकी आप लोग को अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ पूछना है, इन वट एवर वे आई कैन हेल्प, आई विल ट्राई टू. सो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन. हाँ. मतलब आप जीएस और ऑप्शनल को एक साथ मतलब टाइम कैसे मैनेज करते हैं? अभी मतलब ऐसा लग रहा है कि टाइम नहीं अच्छा सर कैसे मैनेज करते अच्छा, प्री दिया है इस बार? हैं? नहीं. अच्छा, नेक्स्ट टाइम के लिए बोल रही. सो अभी अगर मेंस दे रहे होते तो अभी तो और कम टाइम था. अभी तो क्योंकि बिकॉज यू आर राइटिंग नेक्स्ट प्रीलिम्स राइट, तो अभी टाइम है. तो अभी का टाइम तुम दे सकते हो, चाहो तो 2 महीने दे दो इसको, एंथ्रो को एक्सक्लूसिवली, क्योंकि अभी समय है. लास्ट में क्या होता है ना, सिर्फ आप जीएस करने लग जाते हो. अभी अगर एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया ना, तो तुम्हारे में काफ़ी कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने एक बार अपना ऑप्शनल कर लिया है, एटलीस्ट एक बार. तो सर का सिलेबस, सर भी बहुत जल्दी जल्दी क्लास करा देते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, और एक सीक्वेंशियल वे में हो जाती हैं चीज़ें. तो यू कैन डू वन थिंग कि सर जो भी क्लास हो रहा है उसके साथ करके अपने खुद के भी बुक्स, जो भी रेफरेंस बुक्स हैं, उस चीज़ को ऐड ऑन करते जाओ सर के नोट्स में. दैट वे एक बार तुम्हारा 1 या 2 महीने में एक बार अगर सिलेबस हो गया ना, उसके बाद तुम जीएस के साथ कंटिन्यू कर लो. और अगर तुम उन लोगों के लिए जिन्होंने इस बार प्री क्लियर कर रहे हैं, जो इस बार मेंस दे रहे हैं, उसमें टाइम मैनेजमेंट का इशू ज़्यादा आता है. तो उस केस में क्या करती थी मैं कि सुबह से 4 बजे तक का टाइम, मतलब 4 PM दोपहर तक का जीएस करती थी, एंड लेटर ऑन ऑप्शनल करती थी. और इमीडिएटली आफ्टर प्रीलिम्स इट्स बेटर टू स्टार्ट ऑफ विद ऑप्शनल एथिक्स, क्योंकि दैट वे हमारा क्या होता है, हम जीएस पढ़ते पढ़ते ना एथिक्स और ऑप्शनल को इग्नोर कर देते हैं. प्री के बाद यहाँ से शुरुआत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. सो अभी तो तुम आराम से 2 महीने दे दो, ठीक है. बाद में अपने डे को डिवाइड कर लो जीएस और इसमें ऑप्शनल में. ठीक. अच्छा, एक बार अगर हो गया है ना सिलेबस पढ़ के, तो उसके बाद यू कैन स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चंस. तो उसमें तुम क्या करो, मोर देन एनीथिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लो, 10 साल के देख लो. जैसे इस बार 2022 है, तो 2020, 2018, 2016 इस तरह से जाओ और उस क्वेश्चंस का आंसर खुद से लिखना शुरू कर दो. मतलब नथिंग इज़ बेटर देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है. उसमें क्या करोगे, मेक अ पीयर ग्रुप. दैट वे तुम्हारा एक प्रेशर रहेगा, सोशल प्रेशर रहेगा कि बाकी लोग लिख रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा, ठीक है. तो एक ग्रुप बनाओ, टेलीग्राम पे बन जाते हैं ग्रुप्स, फेसबुक व्हाट्सएप पे बन जाते हैं. तो डेली टॉपिक चूज़ करो, जैसे 1.1 है, तो उसमें सिलेबस के जो टर्म्स हैं ना, वहीं से क्वेश्चंस निकल के आते हैं मैक्सिमम टाइम, अगर तुम प्रीवियस ईयर को एनालाइज करो तो जस्ट रीड द सिलेबस. उस सिलेबस के उस पार्ट से प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस आए हैं, वहाँ से क्वेश्चन पिक करो, आंसर लिखो, आपस में इवैल्यूएट कराओ. और आपस में इवैल्यूएट करके भी एक तो दूसरों का पर्सपेक्टिव पता चलेगा, और ख़ुद को भी 1-2 बार पढ़ के ना पता चल जाता है कि मैंने थोड़ा ख़राब लिखा है. अपने नोट से कंपेयर करो, क्या भूल गए उसको जॉट डाउन करो, और उसको मेमोराइज़ करने की कोशिश करो. मेमोराइज़ करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन एंथ्रोपोलॉजी. मतलब पूरे यूपीएससी में बहुत सारी चीज़ें मेमोरी बेस्ड हैं, जीएस भी, ऑप्शनल भी. तो आंसर लिखने के लिए ना ये ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला जो काम होता है ना, व्हेन यू रीड एंड कंपेयर एंड थिंक, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट यू राइट, यू रीड योर आंसर्स, यू कंपेयर योर आंसर्स, एंड देन यू थिंक व्हाट एल्स यू कैन ऐड टू इट. और अपने नोट से कंपेयर करके जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है उसमें ऐड करते जाओ. ये लिखते 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 आएगा. परफेक्ट आंसर कुछ नहीं होता है, शुरू में बहुत ख़राब आंसर लिखोगे, एंड दैट इज़ वेरी कॉमन, दैट हैपन्स टू एवरीवन. जीएस में भी होता है, ऑप्शनल में तो और भी ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि हम जीएस की आंसर लिखने की आदत होती है, बट ऑप्शनल की आंसर लिखने की आदत नहीं होती. सो उसमें ये डेली आंसर का करो. रोज़ सिर्फ एक क्वेश्चन लिखना शुरू कर दो. एक क्वेश्चन भी बहुत है, 1 या 2 क्वेश्चन, ठीक है. हमें उतना भी लिखने में, मैं बताती हूँ, इनर्शिया आता है, नहीं लिखा जाता है शुरू में, ठीक है. सर से दिखाओ, सर किस लिए है ना, सर विल हेल्प कि इसमें ये पॉइंट ऐड कर सकते थे, वो ये कुछ. और प्रीवियस ईयर के साथ साथ तुम अगर टॉपर्स का भी देख लो, कुछ टॉपर्स के भी आंसर्स अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, L2A वगैरह के दिए हैं. तो अगर सर के पास भी है, तो सर ने एक्चुअली टेस्ट सीरीज़ इतनी कराई नहीं है,
तो उस वे भी में भी तुम कंपेयर करके आंसर लिख सकते हो। एंड देन एड ऑन बाद में होता जाएगा, डायग्राम्स और वो सब आते रहेंगे, वो बाद में आएगा। एक बार शुरू करो, ठीक है। वंस यू स्टार्ट देन यू गेट कि कैसे आंसर लिखना है, वो ज़रूरी है। और आप लोग यहाँ पर हैं तो आप लोग एक ग्रुप बना सकते हैं, मेरे ख्याल से छोटा सा ग्रुप बन जाएगा तो बेटर है। एक सोशल प्रेशर रहता है फिर कि मान लो इसने लिखा, इसने नहीं लिखा, तो लगेगा ना कि मैंने क्यों नहीं लिखा। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक, और कुछ? केस स्टडी तो कई बार तुमको न्यूज़पेपर से मिल जाएगा, ठीक है। न्यूज़पेपर है, फिर कुछ मैगजीन्स हैं। देन मैं क्या करती थी, एक टीम एंथ्रो करके टेलीग्राम पे ग्रुप था, अभी भी होगा आई गेस, उसमें लोग डालते थे, वहाँ से केस स्टडी उठा लो। सर की बुक है, उसमें केस स्टडी है। कुछ देखो क्लासिक केस स्टडीज़ है, एलपी विद्यार्थी, एमएन श्रीनिवास उनकी, ठीक है। और कुछ न्यू केस स्टडीज़ हैं। तो अपने आंसर में ट्राई करो कि मिक्स ऑफ बोथ हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है इट्स बेटर कि एक क्लासिक केस स्टडी जो सबको पता हो, और एक कुछ लोकल केस स्टडी जो तुम्हारे स्टेट का हो या फिर जो न्यूज़पेपर में भी आ रहा हो, क्योंकि ये दिखाएगा कि तुम कितने अवेयर हो। न्यूज़पेपर से भी तुम अगर कुछ केस स्टडी निकाल पा रहे हो तो दैट शोज़ कि यू आर अ वेरी अवेयर पर्सन हु नोज़ कि ये आजकल न्यूज़ में आ रहा है। तो एग्जामिनर को भी वो फील आएगा कि हाँ ये पर्सन, इसको समझ में आता है कि एंथ्रो क्या है, रादर देन जस्ट बुकिश एग्जाम्पल। सो अ मिक्स ऑफ बोथ लिखो और कोशिश करो उसको रटने की, मतलब करना पड़ता है, ये रटना पड़ता है। सो मैंने क्या किया था, एक चार्ट पेपर पे केस स्टडीज़ लिख दिए थे। उसको लास्ट के जब 10 दिन बचे थे ना, मैं रोज़ देखती थी। हालांकि आप शुरू से देखो तो बेटर है, पर मैं लास्ट के 10 दिन में उसको रोज़ देख लेती थी ताकि मुझे रिकॉल होने में टाइम ना लगे। एग्ज़ाम में क्या होता है, रिकॉल होने में बहुत समय लग जाता है, तो उसमें आंसर लिखने में डिले हो जाता है, आंसर कंप्लीट होने में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो उससे नेक्स्ट आंसर की क्वालिटी हैम्पर हो जाती है। सो जस्ट कीप रिपीटिंग दैट वे यू विल रिमेंबर एंड राइट। तो वैसे कर सकते हो केस स्टडीज़ के लिए। तो ओल्ड केस स्टडी, न्यू केस स्टडी मिक्स। मैंने सर के नोट्स में जो भी रेफरेंस बुक्स थे ना, उसके एग्जाम्पल्स को ऐड कर लिया था, एग्जाम्पल्स को और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलता था, क्योंकि पूरा सिलेबस कराना तो मुश्किल होता है, ये बात तो है, लेकिन एक ओवरव्यू सर का बहुत अच्छे से हो जाता है। जैसे पीनाथ था मेरा, इसके लिए पीनाथ, BM दास फॉर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। देन मैंने खाका कमेटी की रिपोर्ट भी पढ़ी थी, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आया, लेकिन पढ़ लो, एक ओवरऑल व्यू आ जाता है। तो उससे भी एग्जांपल, सर की न्यू बुक में भी जो सेकंड बुक है, उसमें भी खाका कमेटी के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो अगर कमेटी की बुक रिपोर्ट नहीं पढ़नी है तो वहाँ से भी एग्जांपल्स ले सकते हो। मेरा तो 4th मेंस था तो मैंने पढ़ लिया था पहले से। सो देन दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट। फिर LP विद्यार्थी की भी बुक है ट्राइबल इंडिया, तो उससे कुछ चैप्टर्स है, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, रिलीजन पे एक चैप्टर है, उससे भी सेलेक्टिवली पढ़ा था। सेलेक्टिवली क्या क्या पढ़ना है वो सर से पूछ लेना, है ना, तो वो बता देंगे। उनकी एक बुक भी है जिसमें अंडरलाइंड भी है, वो मुझे भी सर ने एक बार बताई थी, तो मैंने उसी से एक बार देख लिया था। तो सर की बुक्स जो हैं वो 2 बुक्स वो ही पढ़ी थी, और LP विद्यार्थी की बुक पढ़ी थी, पीनाथ, BM दास, खाका कमेटी। देन मैंने एम्बर नहीं पढ़ा, हाँ नहीं पढ़ा मैंने, नहीं। और ये माखन झा की भी एक बुक है ऑन एंथ्रोपोलॉजिकल दिस थिंग थ्योरीज, तो शुरू में वो भी पढ़ा था मैंने, हालांकि मुझे उतना काम का नहीं लगा फ्रैंकली। देन और कौन सी है, और जो छोटे मोटे टॉपिक जो मुझे कहीं नहीं मिल रहे थे ना, उसके लिए मैंने फिर विवेक भासमे की बुक से रेफ़र किया था। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो एकदम छोटी छोटी हैं, कवर नहीं एक क्वेश्चन की हैं, तो वो मैंने उससे देख लिया था, तो दैट हेल्प्ड। वो भी अच्छी है, मतलब ईदर दिस और दैट, विवेक भासमे या अक्षत जैन, इट्स अप टू यू। अक्षत जैन की बुक अच्छी है, वो इन टॉपिक्स के लिए अच्छा है जो आपको कहीं नहीं मिल रहा ना, तो वो वहाँ से देख सकते हो। लेकिन वो बस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, तो हो सकता है समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो इसलिए समझने के लिए तो अपने नोट्स बेस्ट हैं, और बाकी जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो वहाँ से देख लो, उसके लिए अच्छा है वो। और मैं एक्सेल एडिट में जीएस में जैसे फ्लो चार्ट वगैरह बनाते हैं, तो
बना सकते हैं, बना सकते हैं, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। बस ये है कि वो रिप्रेजेंट करना चाहिए कि क्या बोलना चाहते हो। जैसे कि एक ह्यूमन एवोल्यूशन इज़ बायो कल्चरल, उसमें फ्लो चार्ट बना के हम दिखाते हैं बायोलॉजिकल कैसे है, कल्चरल कैसे है और कैसे ह्यूमन एवोल्यूशन उससे हो रहा है। तो ये एक फ्लो चार्ट के रूप में दिखा दो तो क्लियरली दिख जाता है। फिर ह्यूमन एवोल्यूशन में ही एक लाइन से कैसे अलग अलग ब्रांचेस निकले, कोई होमो इरेक्टस बनते बनते होमो सेपियंस बना, कोई निएंडरथाल बन गया। सो ये सब तो फ्लो चार्ट में आराम से आप दिखा सकते हो। इट्स हालांकि जीएस जितना शायद उतना फ्लो चार्ट ना बन पाए इसमें, पर लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे डेफिनेटली बनाने में कोई हर्ज नहीं है। डायग्राम्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मुझे लगता है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी ज़्यादा स्कोरिंग है बिकॉज ऑफ डायग्राम्स, उसमें बहुत सारे डायग्राम्स का स्कोप रहता है आपके पास। तो डायग्राम्स बनाओगे तो देखने में भी जो पढ़ रहा है उसको भी बोरिंग नहीं लगेगा, यू नो, दे विल फाइंड इट मोर इंटरेस्टिंग, थोड़ा अपीलिंग लगता है आंसर, क्योंकि आफ्टर ऑल चेकर इज़ अ पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग ही उसको चेक कर रहा है, कोई रोबोट तो चेक कर नहीं रहा है। तो आपकी हैंड राइटिंग, आपका प्रेजेंटेशन, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, एवरीथिंग मैटर्स। अगर क्लियरली आप सब कुछ दिखा रहे हो ना, इफ़ यू आर राइटिंग केस स्टडी, जस्ट राइट केस स्टडी, मेक अ बॉक्स एंड शो इट सो दैट द पर्सन नोज कि तुमने कोट किया है केस स्टडी। कई बार आप ऐसे लिख देते हो उसको अंडरलाइन नहीं किया, दिख ही नहीं रहा एग्जामिनर को, वो इतनी जल्दी में वो देख ही नहीं पा रहा, आपने लिखा है बट उसने नहीं देखा, तो क्या फ़ायदा। सो जो भी जानते हो उसको प्रेजेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज इज़ इंपॉर्टेंट, प्रेजेंटेशन इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट, दैट शुड नॉट बी इग्नोर्ड। और हैंड राइटिंग का अगर किसी का इशू है तो अभी से थोड़ा इम्प्रूव करना शुरू कर दीजिए। मैंने ये देखा है काफ़ी लोग का, वो लोग बाद में सोचते हैं कि हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छा होता तो एटलीस्ट 5 नंबर बढ़ जाते। यार एक मार्क मैटर करता है, तो हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट भी अगर किसी को ज़रूरत है तो जस्ट स्टार्ट कॉन्शियसली मेकिंग इट बेटर, इट मैटर्स। ठीक है, और जी टेस्ट सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ के लिए बेस्ट है, आई वुड से टेस्ट सीरीज़ एंड पीयर ग्रुप। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो स्कोर से पता चल जाएगा, एक ओवरऑल आइडिया तो लग जाता है। सर से ही सर को ही रिक्वेस्ट करके एक बार टेस्ट सीरीज स्टार्ट करवा लो आप लोग, तो दैट वे इट विल बी बेटर, क्योंकि एक आपस में एक कंपटीशन भी रहेगा कि क्योंकि एक दूसरे को जानते हैं। जहाँ पे हम किसी को जानते नहीं है ना, वहाँ पे एक सेंस ऑफ कंपटीशन नहीं रहता है। बड़े बड़े कोचिंग में यू डोंट नो एनीवन, तो उसमें लगता है ठीक है जो भी मार्क्स आ रहा है चलेगा। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, आंसर्स लिखो और खुद के आंसर्स को ना कुछ दिन बाद देखो, उसमें भी कई बार खुद के आंसर्स देख के लगता है कि क्या लिखा है मैंने। ठीक है, सो दैट वे यू विल नो कि वेदर यू आर इम्प्रूविंग और नॉट। अगर खुद के आंसर ख़राब लगने लगे ना कुछ दिन बाद, दैट मीन्स यू आर इम्प्रूविंग। सो डू दैट, वैसे कर सकते हो। और कुछ ठीक है, कुछ और है तो सर है ही, सर के थ्रू यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो। ठीक है चलो, ओके, ठीक है सर, थैंक यू।